हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ जीएसटी, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में जिनको रिलेटेड टू सप्लाई, जो रिलेटेड है किससे, सप्लाई से। ठीक है, समझ ही गए होंगे आप लोग हम किसकी आज बात करने जा रहे हैं। नन अदर देन शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 हमको बोलता है कि भाई ये चीज आपको सप्लाई लेनी है इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 2 बोलता है कि भैया इन चीजों को आपको सप्लाई ऑफ गुड्स लेना है और इन चीजों को आपको सप्लाई ऑफ सर्विस लेना है, चाहे वो आप कुछ भी समझो। ठीक है, वहां पे स्पेसिफिकली कुछ बताया गया है कि इस चीज को आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और इस चीज को आपको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। एंड शेड्यूल 3 शेड्यूल 3 क्या करता है? शेड्यूल 3 हमको बताता है कि चाहे कंसिडरेशन के लिए हो सप्लाई, चाहे बिजनेस के लिए हो, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, सप्लाई कुछ किसी भी नेचर का हो, इन एक्टिविटीज को या इन ट्रांजैक्शन को हम कभी भी सप्लाई नहीं मानेंगे, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ना सप्लाई ऑफ बोथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बच्चों शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के जो हमको एक्टिविटीज दी गई हैं उनको हम आज गो थ्रू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा लेक्चर जहां खत्म किया था वो था हमारा कंसिडरेशन की डेफिनेशन में खत्म किया था। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक बात मैंने कल आपसे बोली थी कि एडवांस में हमको पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, किसी एक्ट को करने का या किसी सप्लाई को करने का ऑफ गुड्स या सर्विसेज का, तो एडवांस में ही अगर आपको मिल गया है, आपने सप्लाई ऑफ गुड्स अभी किया भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस अभी किया भी नहीं है, तो भी आपको जीएसटी पेबल रहेगा, याद है? हाँ, बट बच्चों उसका एक एक नोट है, मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि डिपॉजिट जो सामने वाला मेरे पास जमा करा गया, जैसे मैंने कल हलवाई वाला एग्जांपल लिया था कि भाई शादी 4-5 महीने बाद है, वो मुझे क्या कर गया, 20,000 रुपए एज अ डिपॉजिट जमा करा के चला गया, 50,000 रुपए एज अ डिपॉजिट जमा करा के चला गया, बोला कि फिर शादी में आना, खाना बनाना, उसके बाद बाकी का पेमेंट ले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो 50,000 रुपए से डिपॉजिट की तरह मेरे पास जमा कराए, मैं इसके ऊपर जीएसटी देने के लिए लायबल तब तक नहीं होऊंगा जब तक कि मैं इस डिपॉजिट को, ठीक है, जब तक मैं इस डिपॉजिट को, वो जो सप्लाई ऑफ गुड्स या जो सप्लाई ऑफ सर्विस मैंने करने का वादा किया ना, वो उस काम के लिए मैं इस कंसिडरेशन को लगा नहीं देता। मतलब सर, मुझे डिपॉजिट मिला है, उस डिपॉजिट को मुझे क्या करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज को करने के लिए वो पैसे को लगाना पड़ेगा। अगर मैंने उस पैसे को गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई के लिए लगाया है, देन ओनली मैं उस एडवांस पेमेंट या डिपॉजिट के ऊपर क्या करूंगा, जीएसटी पे करूंगा। मान लीजिए मैंने उस पैसे को भी हाथ भी नहीं लगाया है, ठीक है, वो पैसा आया था ऐसे कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने उससे कोई मैं उस पैसे का यूज करके कोई सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं किया है मैंने, देन इन दैट केस जीएसटी लेवी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बात थी जो मैं बतानी थी, बाकी तो हमारा कल पूरा हो चुका था, कंसिडरेशन का हमने पूरा देख लिया था। ठीक है, तो सप्लाई इंक्लूड्स वो कुछ चीजें, फिर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन सर्विस में भी कब, जब कंसिडरेशन पेबल हो, फिर चाहे वो बिजनेस के फर्दरेंस में हो या ना हो। ठीक है, अच्छा, इंपोर्टेशन सर्विस, कंसिडरेशन, अच्छा, ऐसा आपने कोई सर्विस इंपोर्ट किया जिसपे कंसिडरेशन पेबल नहीं है या कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हो, तो क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा अब आते हैं हमारे शेड्यूल 1 पे। ठीक है, जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के लिए, शेड्यूल 1 क्या बताता है? शेड्यूल 1 यहाँ पे ये कुछ ऐसे मैटर्स बताता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस बताता है जो कि हमेशा सप्लाई माने जाएंगे, विच आर मेड इवन विदाउट कंसिडरेशन। ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए आपने को कंसिडरेशन पे नहीं किया है, फ्री में ये आपको चीजें, फ्री में ये सप्लाई हो रहा है, तो भी इनको आपको क्या करना है, इसको सप्लाई मानना है। ठीक है, शेड्यूल 1 में ऐसे कुछ आइटम्स हमको दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा शेड्यूल 1। ठीक है, कहाँ गिवन है ये? सेक्शन 7 में गिवन है। सेक्शन 7 के क्लॉज 1 सब क्लॉज कौन सा? ए, बी और सी में गिवन है ये। ठीक है, चलिए क्या बताता है ये हमको बताता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज विच आर ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनको हम विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है, फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों
परमानेंट ट्रांसफर और वी कैन से डिस्पोजल, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किसका, ऑफ बिजनेस असेट्स where ITC input tax credit, where ITC has been availed on such assets, ठीक है। तो पहला चीज बच्चों, परमानेंट ट्रांसफर हो या परमानेंट डिस्पोजल हो, किसका, बिजनेस एसेट्स का। अगर आपने क्या करा है, आपने अपनी बिजनेस एसेट्स का क्या कर दिया है, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है। मान लीजिए क्या हुआ जैसे मेरा एक बिजनेस था, मैंने बताया था हिमांशु एजुकॉप लिमिटेड, ठीक है। मैंने उसके अंदर कुछ एसेट्स थी, मेरी बिजनेस एसेट्स थी, लाइक टेबल और चेयर था, जिसको मैंने कर लिया परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया। कहाँ, मैंने मेरे घर पे भिजवा दिया, ठीक है। वहां मेरी वाइफ है, अब मतलब वाइफ होगी आने वाले समय में, तो वहां मेरी वाइफ है जो क्या करती है, होम ट्यूशंस लेती है। तो अभी वहां पे भीड़ बढ़ गई है, 100 बच्चे आते हैं उसके पास होम ट्यूशन लेने। तो मैंने क्या करा, मेरी जो अकेडमी थी यहाँ से हमने क्या कर दिया, वो जो कुछ टेबल और चेयर्स थे वो मैंने अपने घर पे ट्रांसफर करवा दिए, ठीक है। अभी मैंने घर पे ट्रांसफर करा उनका, तो बताओ मैंने क्या, मैं उससे पैसे लूंगा उससे, मेरी बीवी से, कि मेरे को पैसे दे इसके, नहीं ना। पैसे लेने गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसका पैसा नहीं लूंगा उससे, बट मैंने क्या कर दिया, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया। अब वो जो टेबल और चेयर है ना, वो मेरे बिजनेस का पार्ट वापस कभी नहीं बनेगी, ठीक है। वो मेरे चली गई, वो मेरे घर का पार्ट बन गई है बस, ठीक है। उसको एक तरीके से ड्राइंग हो गया, ठीक है। अब वो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है नाउ। बट अब बताओ, तो ये जो मैंने परमानेंट ट्रांसफर किया, यहाँ पे कंसिडरेशन तो पेबल ही नहीं है, तो उसको सप्लाई तो बोल नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर शेड्यूल 1 मसीहा की तरह आता है और बोलता है नहीं 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 रुको, आपने ये जो असेट्स अपनी बिजनेस की ट्रांसफर की है, क्या आपने इसके ऊपर आईटीसी लिया था, आईटीसी क्लेम किया था आपने। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जब मैंने वो गुड्स, मैंने जब वो असेट्स अक्वायर करी थी, तो उस पर जो मैंने टैक्स दिया रहा होगा, वो टैक्स का मैंने क्या लिया था, सरकार से, गवर्नमेंट से क्रेडिट ले लिया था, समझ रहे हो। यानी जो भी मैंने टैक्स पे किया था ना, वापस मैंने उसका क्रेडिट ले लिया था, किससे, गवर्नमेंट से। क्रेडिट लेना मतलब वो टैक्स का पैसा मैंने वापस सरकार से ले लिया था, क्योंकि वो मेरा इनपुट टैक्स था। क्योंकि आई एम नॉट लाइबल टू पे टैक्स, मैं कोई फाइनल कंज्यूमर नहीं हूँ, फाइनल कंज्यूमर इज लाइबल टू पे द टैक्स ना। तो मैंने जो भी टैक्स पे किया था इनपुट्स के ऊपर, वो मैंने वापस सरकार से क्लेम कर लिया था, आईटीसी बोलते हैं उसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल बनाता है, बोले रुको ठहरो, तुमने ये जो बिजनेस एसेट्स है इसके ऊपर तुमने आईटीसी क्लेम किया था, ठीक है। और आईटीसी तुमने क्लेम इसलिए किया था ताकि तुम इससे अगर फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज दूसरों को सप्लाई करोगे, और उसके ऊपर जो आउटपुट टैक्स होगा वो सरकार को मिलेगा। अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो कि ये बिजनेस फिक्स, तुम्हारी जो बिजनेस एसेट्स है इसको तुमने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन। अब विदाउट कंसिडरेशन क्या, तो यानी सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है ना, इसके ऊपर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आनी ही नहीं है, यानी सरकार को तो नुकसान हो गया ना टैक्स का। सरकार ने तुमसे पहले टैक्स का पैसा लिया, तुमने वापस सरकार से वो टैक्स का पैसा वापस ले लिया आईटीसी की फॉर्म में। सरकार ने वो आईटीसी तुमको वापस इसलिए दिया कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी जब तुम गुड्स एंड सर्विस किसी और को प्रोवाइड करोगे तो वो टैक्स का पैसा सरकार को मिल जाएगा। बट तुमने तो क्या करा, वो बिजनेस एसेट से क्या कर दी, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दी, ठीक है। और वो असेट सरकार ने, वो असेट से क्या होता, तुम किसी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिस पे टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। अभी तुमने जब उसको ट्रांसफर ही कर दिया तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा ना, तो गवर्नमेंट को तो हो गया नुकसान। तो गवर्नमेंट क्यों नुकसान खाए, तो गवर्नमेंट बोलती है रुको, शेड्यूल में बोलता है रुको, रुको जरा, तुमने आईटीसी क्लेम किया था इस बिजनेस एसेट्स के ऊपर, मैं बोलूंगा हाँ किया था। तुमने इसका परमानेंटली क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, परमानेंटली डिस्पोजल कर दिया, मैं कहूंगा हाँ कर दिया। तो बेटा आपने क्योंकि आईटीसी क्लेम, आईटीसी लिया था ना, तो इस परमानेंट डिस्पोजल को या इस परमानेंट ट्रांसफर को, ऑल्दो ये विदाउट कंसिडरेशन है, ऑल्दो ये विदाउट कंसिडरेशन है, बट फिर भी हम इसको सप्लाई मानेंगे, और सप्लाई मानेंगे और जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि सरकार को अपना आउटपुट टैक्स, सरकार को अपना टैक्स का अमाउंट चाहिए, सरकार अपना टैक्स नहीं छोड़ेगी। रीजन समझना है ना, जब तुमने असेट्स खरीदी, तुमने टैक्स पे किया,
तुमने क्या करा, टैक्स का पैसा वापस सरकार से क्लेम कर लिया आईटीसी के नाम पे, ये बोलकर कि तुम इन असेट्स के थ्रू क्या करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करोगे, और उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स होगा वो आपको मिल जाएगा। पर तुमने क्या कर दिया, तुमने तो उसको ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, वही विदाउट कंसिडरेशन। यानी अब सरकार को कोई रेवेन्यू तो मिलना नहीं फिर। तो सरकार क्या कर, सरकार ने क्या बोला, बोला ठीक है तुमने आईटीसी क्लेम किया ना, तुम क्या करो, हमको तुम क्या करो, शेड्यूल 1 आने दो। शेड्यूल 1 क्या करेगा, ऐसे ट्रांजेक्शन को विदाउट कंसिडरेशन है, इसको भी क्या बोलेगा, वो सप्लाई मानेगा, और सप्लाई मानेगा तो बस अब फिर दे दो जीएसटी, हमको तुम्हारा पैसा मिल गया। शेड्यूल 1 के अंदर पहला चीज आता है बच्चों, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किसका, बिजनेस असेट्स का। ऐसा बिजनेस असेट जिस पे ध्यान रखना बच्चों, आपने आईटीसी क्लेम किया है, आईटीसी क्लेम किया है तो ही ये इसके अंदर आएगा। अगर मान लो तुमने आईटीसी क्लेम ही नहीं किया था, मतलब तुमने जो असेट्स एक्वायर करी थी तुमने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया था और तुमने वापस सरकार से उसका क्रेडिट नहीं लिया था, तो इन दैट केस अगर तुम उसका बाद में परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल करते हो तो फिर वो यहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर नहीं आएगा। केवल वही चीजें शेड्यूल 1 में आएंगी जिसका आपने क्या करा है, आईटीसी क्लेम किया है। ठीक है, आईटीसी क्लेम नहीं किया होता तो मतलब क्या था, सरकार के पास तो टैक्स का पैसा पहुंच गया, फिर तुम चाहे उसको परमानेंटली डिस्पोज करो, ट्रांसफर करो, कुछ भी करो, फिर सरकार को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को उसका टैक्स चाहिए। ठीक है, ऐसा तो परमानेंटली ट्रांसफर, डिस्पोजल, बिजनेस एसेट्स का जहाँ पे आईटीसी आप क्लेम कर चुके हो, ऐसी सप्लाई को ऐसी सप्लाई बोलूंगा, ऐसी एक्टिविटी को जो आपने क्या करी है, विदाउट कंसिडरेशन की है, क्या करिए, विदाउट कंसिडरेशन की, इसको भी आप क्या मानोगे, सप्लाई मानोगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 पैरा 1। ठीक है बच्चों, एक मिनट यार, हेलो, हाँ संजीवनी, बोल। चलो देखो, माउस भी पता नहीं क्या होता है, इसको हैंग हो जाता है, देखने का बच्चों। अच्छा ये समझ में आया, इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो, मान लो मेरे फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, तो फर्नीचर में फर्नीचर की दुकान है, तो वहाँ पे जो फर्नीचर होगा वो मेरे बिजनेस का पार्ट है, और वो जो फर्नीचर मैंने एक्वायर किया होगा, यानी बिजनेस असेट्स मैंने जब एक्वायर की होंगी, तो मैंने उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा जिसका आईटीसी मैंने क्लेम किया होगा, क्योंकि जब मैं इस फर्नीचर को फाइनली किसी फाइनल कंज्यूमर को बेचूंगा ना, तो तब मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, आउटपुट टैक्स पे कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो वो फर्नीचर मैंने क्या करा, फर्नीचर को मैंने मेरे घर पे परमानेंटली ट्रांसफर करा दिया, मैं उसको मेरे बेडरूम में भेज दिया। ठीक है, वो बेड को मैंने क्या करा, मैंने मेरे घर पे भेज दिया। ठीक है, तो क्या किया मैंने बच्चों, वो जो बेड था उसको मैंने मेरे बेडरूम पे परमानेंटली भिजवा दिया। ठीक है, अभी भिजवा दिया मतलब, यानी वो बेड को अब मैं अपने पर्पज से यूज में लूंगा। ठीक है, यानी अब बताओ मैं उसका पैसा खुद को दूंगा क्या, मैंने फ्री में भिजवा दिया, मेरे बिजनेस में से निकाल के उस बेड को मैंने बेडरूम में भिजवा दिया, मेरे घर पे भिजवा दिया। अब ये क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला केस हो गया कि मैंने मेरे बिजनेस असेट्स का क्या कर दिया, मैंने मेरे बिजनेस असेट्स का क्या कर दिया, परमानेंटली डिस्पोजल या परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, वो भी विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने इसके लिए आईटीसी पहले क्लेम किया था, आईटीसी में इसका ले चुका हूं, तो इस ट्रांजेक्शन को अंडर शेड्यूल 1 क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है बच्चों, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्लॉज, सेकंड पैरा ये बोलता बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा पैरा 1। बात करते हैं पैरा 2 की। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आईटीसी वाले बात, आईटीसी क्लेम करिए तो ही वो उसमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और साथ साथ एक और बात ध्यान रखना, आईटीसी तो क्लेम करिए वो तो ठीक है, समझ में आ गई बात, साथ ही साथ ये भी इंटेंशन होनी चाहिए कि आफ्टर द ट्रांसफर और डिस्पोजल वो जो गुड्स हैं वो क्या नहीं, वो या जो असेट्स हैं वो क्या नहीं होंगी, वापस हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं बनेंगी। परमानेंट ट्रांसफर है ना, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए तो ही वो पैरा 1 में आएगा। टेम्पररी ट्रांसफर या टेम्पररी डिस्पोजल है तो वो पैरा 1 में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं पैरा 2 की। पैरा 2 बोलता है बच्चों कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और वी कैन से सर्विसेज और बोथ समझ रहे हो ना आप क्या होता है, और बोथ कल के बाद क्लैरिटी आ गई होगी बोथ का मतलब क्या। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ज्यादा बड़ा हो गया, बिटवीन रिलेटेड पर्संस बिटवीन रिलेटेड पर्संस और
between distinct person as specified in section 25. When made in furtherance of business, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये है इसका हमारा सेकंड पैरा 2 का हमारा। देखिए क्या बोलता है, ये बोल रहा है बच्चों, पहले सुनने का अच्छे से, समझने का क्या बोल रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो गुड्स सप्लाई हुए या सर्विसेज या बोथ। अच्छा, पैरा 1 में सिर्फ गुड्स की बात थी क्योंकि वहां बिजनेस एसेट्स बोली थी, वहां पे बिजनेस एसेट्स बोली थी, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, किसको सप्लाई किया गया है, बिटवीन रिलेटेड पर्सन, या तो रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है। अभी सवाल आता है यहाँ पे, रजत के मन में क्वेश्चन आया, सर रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं। तो अभी रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन देखेंगे हम कि रिलेटेड पर्सन क्या, ठीक है। तो रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रहा है किसका, गुड्स का, सर्विसेज का, दोनों का। या फिर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन सा, जो स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 25, कौन सा सेक्शन नंबर 25 में, कौन सा डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, याद है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हमने पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो तो। एक तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन था, और एक आप वो ले सकते हो जिसने क्या कर रखा है, जिसने क्या कर रखा है बच्चों, पढ़ा था हमने ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट आगे पहले ही हमने पढ़ लिया ये तो सेक्शन 25 मतलब बात कर रहा है बच्चों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना कि सेम आदमी सेम पेन, मैं एक ही आदमी मेरा एक ही पेन होगा, तो अंडर सेम पेन जब क्या होता है, दो डिफरेंट एंटिटीज रजिस्टर्ड होती है अंडर सेम पेन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्संस बोलते हैं, या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस बोलते हैं। और ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने आपको बताया दो सिचुएशन में हो सकता है, एक तो विद इन द स्टेट और एक जब दो डिफरेंट स्टेट्स की बात हो तो, ठीक है। जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो अंडर सेम पेन, दो अलग अलग एंटिटीज का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो अंडर सेम पेन, तो वो कहलाते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आपको ध्यान हो तो सेक्शन 25 का, इसमें हमने दो केसेस देखे थे, ठीक है, एक तो विद द स्टेट और एक डिफरेंट स्टेट्स वाला, तो उसकी बात कर रहा है। मतलब मेरा एक बिजनेस यहाँ पर है और मेरा एक बिजनेस किसी दूसरे स्टेट में, हम क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। मेरा एक बिजनेस यहाँ पर है और एक और बिजनेस है पर वो किसी दूसरे नेचर का है, ठीक है। वहां पे जो बिजनेस वर्टिकल है वो अलग है पर वो है सेम स्टेट में, तो हम क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्संस कहलाएंगे। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्संस, ध्यान रखना यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज केवल रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्संस की बात कर रहा है। तो व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो रहा है किसका, बिटवीन रिलेटेड पर्संस कौन सा भी देखेंगे, और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन, अरे वही डिफरेंट एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेम पेन। तो और वो जो सप्लाई है वो कब हो रही है, दैट सप्लाई इज मेड इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बेटा ऑल्दो वो विदाउट कंसिडरेशन हुआ होगा, स्टिल उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। इसका एग्जांपल समझते हैं पहले, फिर मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। मैंने बताया था मेरा एक तो हिमांशु एजुकॉप बिजनेस है, और एक मैंने बताया दूसरा बिजनेस इसका है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शायद यही बताया था मैंने आपको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो क्या करा मैंने, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेरी वहां पे कुछ कर्टेन्स थे, वो कर्टेन्स मैंने क्या कर दिए, सप्लाई कर दिए कहाँ पे, हिमांशु एजुकॉप प्राइवेट लिमिटेड पे, क्योंकि मुझे थोड़ा कर्टेन्स का रिक्वायरमेंट था, ठीक है, क्लासरूम्स में लगाने के लिए। तो वहां से मैंने क्या करा, वो जो गुड्स थे वो सप्लाई कर दिए मैंने यहाँ पे। अभी वो भी बिजनेस मेरा है, ये भी बिजनेस मेरा है, बताओ मैं पैसा चार्ज करूंगा क्या, कंसिडरेशन चार्ज करूंगा क्या, नहीं मैं चार्ज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ही दोनों बिजनेस हैं। तो अभी क्या, कंसिडरेशन तो हुआ नहीं और दोनों ही बिजनेस मेरे हैं, तो वैसे तो कोई सेल हुई नहीं, सप्लाई हुई नहीं, तो जीएसटी भी नहीं देना। बट शेड्यूल 1 बोलता है रुको, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25, तो हम इसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है, हम इसको सप्लाई मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ है। इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कैसे, अरे टेक्सटाइल बिजनेस है वो मेरा, और मैंने यहाँ पे जो सप्लाई कराई है मैंने मेरे बिजनेस के लिए कराई है ना, ताकि वो कर्टेन्स में अपने बिजनेस में लगा सकूं। तो यहाँ पे जो सप्लाई हुई है गुड्स की या सर्विसेज की, वो किसमें हो रही है, इन द नेचर ऑफ बिजनेस या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन हो। ये तो सिर्फ एक, ये भी एक तरह का ट्रांसफर ही हो गया ना, ये भी एक तरह का ट्रांसफर ही हो गया, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस,
तो उसको विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो भी उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, अकॉर्डिंगली जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, तो ये था बच्चा हमारा पैरा 2। डिस्टिंक्ट पर्सन में उसको समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिलेटेड पर्सन की, रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आएगा तो सुनने का। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, आप लोग चाहो उसका डेफिनेशन आपके मटेरियल में रेफर कर सकते हो, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन। ठीक है, आप सुनिए अब तक रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन सुनिएगा बच्चों। पर्सन्स शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इफ, पहला, सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। दो बिजनेस हैं, ठीक है, तो इसका ऑफिसर उसका ऑफिसर भी है, इसका ऑफिसर उसका ऑफिसर भी है, या एक डायरेक्टर है जो दोनों ही बिजनेस का डायरेक्टर है, मतलब एक आदमी जो दोनों ही बिजनेस का डायरेक्टर है, या एक आदमी जो दोनों ही बिजनेस का क्या है, ऑफिसर है। तो इन दैट केस वो जो दो बिजनेस एंटिटीज हैं वो दोनों क्या कहलाएंगी आपस में, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगी। समझ रहे हो, दो बिजनेस एंटिटीज हैं, ठीक है, दोनों का डायरेक्टर सेम है, दोनों का ऑफिसर सेम है, इन दैट केस वो दोनों बिजनेस एंटिटीज क्या कहलाएंगी, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगी। ठीक है, पहला। दूसरा, सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स इन बिजनेस। अगर पार्टनर हो बिजनेस के तो आप रिलेटेड पर्सन्स कहलाओगे। ठीक है। तीसरा, सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों क्या है, रिलेटेड पर्सन्स हैं। ठीक है, एज पर दिस डेफिनेशन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी क्या है, रिलेटेड पर्सन्स हैं। फिर फोर्थ, एन अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। मतलब एक बंदा है जो क्या कर रहा है, या तो खुद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, किसी कंपनी के अंदर या किसी एंटिटी के अंदर क्या करता है, 25% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स या वोटिंग शेयर्स होल्ड करता है। ठीक है, वोटिंग स्टॉक या वोटिंग शेयर या दोनों, ठीक है, 25% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स, वोटिंग शेयर या वोटिंग स्टॉक, कुल मिला के वोटिंग राइट है उसके पास 25% ज्यादा का। ऐसा कोई बंदा जिसके पास क्या है, किसी कंपनी का मोर देन 25% का क्या है, वोटिंग राइट्स है। ठीक है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, किसका, उस कंपनी का। ओके, मान लो मैंने रिलायंस के 25% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स ले रखे हैं, तो मैं और रिलायंस क्या है, रिलेटेड पर्सन हैं। ठीक है, भले ही चाहे वो मैंने डायरेक्टली ओन किया हो या इनडायरेक्टली ओन किया हो। ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे, या तो मैंने ही परचेज कर लिया, मेरी किसी सब्सिडरी ने परचेज कर रखे हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। ठीक है, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। जैसे सब्सिडरी, एक होती है आपकी होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, रिलेटेड कंपनीज, रिलेटेड एंटिटी हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए वीकेंड से। तो ऐसे दो पर्सन, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो भी क्या, रिलेटेड पर्सन हैं। फिर बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, या वो दोनों ही पर्सन क्या हो रहे हैं, किसी एक थर्ड पर्सन के द्वारा क्या हो रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द थर्ड पर्सन। जैसे समझो आप हो और आपका एक भाई है, आप दोनों को कंट्रोल कौन करती है, आपकी मम्मी, तीसरा पर्सन कंट्रोल कर रहा है, तो आप दोनों क्या होगा इस केस में, रिलेटेड पर्सन। या आप हो या आपके पापा, आप और आपके पापा को दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपकी मम्मी। ठीक है, यू बोथ आर कंट्रोल बाय द थर्ड पर्सन, तो आप दोनों क्या होगा इस केस में, रिलेटेड पर्सन। ठीक है, ये चीज। और लास्ट जो आता है टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन और दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अगर आप सेम फैमिली के मेंबर हो या आप दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इन दैट केस जैसे आपकी मम्मी और आपके पापा दोनों मिलकर आपको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो मम्मी और पापा क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन हो गए। तो बच्चों ये सब कुछ क्या आते हैं, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर क्या हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हुआ है, या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में क्या हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हुआ है। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन इन द फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस, तो बेटा उसको हम सप्लाई मानेंगे एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2। क्लियर है बात। यहाँ पे रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है समझ में आ गई बात आपको, बोलो। देखो एक अगर नॉर्मल एक सर्कमस्टेंस की बात करें, मेरे दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस से मैंने कुछ गुड्स को सप्लाई कर दिया दूसरे बिजनेस में, मेरे ही दोनों बिजनेस हैं, पैसा तो चार्ज करूंगा नहीं, तो क्या मैं इसको सप्लाई मानता, क्या इसको मैं सेल मानता, क्या नहीं ना। बट पैरा 2 बोलता है नहीं मानोगे, बट आप दोनों क्या हो, डिस्टिंक्ट पर्सन हो 25 के अंदर, आपको हम तो पैरा 2 में क्या करेंगे, सप्लाई मानेंगे, बात खत्म।
जबरदस्ती सप्लाई मानेंगे, जबरदस्ती जीएसटी लाएंगे। ठीक है, ये था पैरा 2। नाउ कमिंग टू द पैरा अच्छा, एक बात और बताता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड आया था एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन। तो समझो, एम्प्लॉयर की तरफ से कोई गुड्स या कोई सर्विसेज या दोनों ही क्या की जाती हैं, सप्लाई की जाती हैं। किसको, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर की तरफ से गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जाती है किसको, एम्प्लॉय को, विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बेटा वो भी क्या है, सप्लाई है, एज पर पैरा 2। एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूँ कि दिवाली है, तो दिवाली पे बोनस देना है, तो बोनस इस बार पेमेंट कैश में नहीं हो रही है, चलो बोनस नहीं, बोनस तो मिल रहा है। बोनस के साथ क्या हुआ, इस बार एम्प्लॉयर बहुत खुश है, उसने क्या कर दिया, गिफ्ट साथ में, बोनस के साथ साथ क्या कर रहा है, इस बार वो गिफ्ट बांट रहा है अपने सभी एम्प्लॉयज को। वो क्या कर रहा है, 10-10 हज़ार का एक मोबाइल फोन फ्री में दे रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को गुड्स सप्लाई कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो एम्प्लॉय है, उसके बिजनेस में एम्प्लॉय है, उसके यहाँ काम करता है, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही तो वो उसको क्या कर रहा है, फोन दे रहा है ना। हाँ, तो बेटा ये भी क्या हो गया, सप्लाई होगा। बट एक रेस्ट्रिक्शन है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के केस में। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या करा है, गिफ्ट किया है ऑफ अ वैल्यू लेस देन 50,000, ऑफ अ वैल्यू लेस देन 50,000, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो बेटा वो जो सप्लाई ऑफ गुड्स है या वो जो सप्लाई ऑफ सर्विस है जो भी है, उसको यहां पे पैरा 2 में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, दैट विल बी एक्सक्लूडेड। ओनली दोज supply of goods or services between employee and employer will be treated as supply when the value of those goods in a financial year exceeds 50,000। अगर 50,000 तक का वैल्यू का गिफ्ट सप्लाई हो रहा है फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ये एक प्रोविजो है इसका। ठीक है, वी कैन से एक एक्सेप्शन है इसका। बट 50,000 से जैसे ही वैल्यू एक्सीड हुआ, ठीक है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू सप्लाई माना जाएगा। सर 50,000 तक का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो 50,000 और 51,000 का हुआ, तो सर क्या केवल 1,000 टैक्सेबल होगा या पूरा के पूरा 50,000 टैक्सेबल होगा, बेटा पूरा 51,000 टैक्सेबल होगा। समझ रहे हो, लिमिट है 50,000 तक, जितना करना कर लो, कोई सप्लाई नहीं मानेंगे। बट जैसे ही 50,000 से क्रॉस हुए, पूरा के पूरा सप्लाई ऑफ गुड्स जितना भी वैल्यू है सबका सब क्या होगा, सप्लाई माना जाएगा। आई बात समझ में, तो ये एक एक्सेप्शन है, एक प्रोविजो है, ध्यान रखना इसको अलग से, क्या कि when supply of when goods or services are supplied from employer to employee without consideration in the course of furtherance of business, if the aggregate value of the gifts in a financial year exceeds 50,000, then only it will be treated as supply under para 2. If the value doesn't exceeds the value of 50,000 in a financial year, then it will not be treated as supply under para 2 of schedule 1। समझ में आई बात, और ये भी केवल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए ही है। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मान लो मुझे अविनाश सर ने दिवाली पे इस बार 49,000 का फोन गिफ्ट कर दिया, ऐसे ही मजे मजे में, उनको भी गिफ्ट होते तो उन्होंने मुझे इस बार कर दिया गिफ्ट, ठीक है। तो अभी 49,000 तक का किया ना, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार गिफ्ट किया है यार, और 49,000 तक का किया है, तो बताओ पैरा 2 के अंदर आएगा क्या, वो सप्लाई माना जाएगा क्या, नहीं। अगर वो गलती से मेरे को 51,000 का फोन गिफ्ट कर देते तो फिर वो सप्लाई माना जाता। ठीक है, चलो नाउ अब बात करते हैं किसकी, पैरा 3 की। नाउ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 क्या बोलता है, देखते हैं बच्चों। ओके, नाउ पैरा 3 देख, तो पैरा 3 बोलता है बच्चों, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, केवल सप्लाई ऑफ गुड्स का ही ध्यान रखना, सिर्फ गुड्स का सप्लाई का ही है, यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स किसके बीच में सर, वो तो बताओ, बताता हूँ बच्चों, रुको तो सर, सब्र तो रखो, थाम्बो भैया, थाम्बा थाम्बा। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स किसके बीच में, पहला ए, बिटवीन बाय अ प्रिंसिपल, by a principal to his agent where
चलो टू इज एजेंट तक लिखते हैं, बाकी तो ठीक है मैं रीड आउट कर दूंगा। टू इज एजेंट, ठीक है। और बी है बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। सुनिएगा आप। तो सब क्लॉज नहीं, पैरा थ्री ऑफ शेड्यूल 1 बोलता है बच्चों कि जहां पर क्या हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, केवल और केवल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए ये वाला क्लॉज, केवल और केवल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए नहीं है। वैसे भी आप सर्विसेज को किसी और के बिहाफ पे कैसे रिसीव कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स किसके बीच में, बाय प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स किसको, टू हिज एजेंट। और दूसरा केस जहां पे एजेंट सप्लाई कर रहा है गुड्स को किसको, टू हिज प्रिंसिपल। और यहां पे जो एजेंट है, यहां पे जो एजेंट है उसने कसम खाई है, उसने कसम खाई है कि मैं क्या करूंगा, मैं मेरे प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करूंगा गुड्स और रिसीव करूंगा गुड्स। यहां पे जो एजेंट है उसका काम क्या है, दैट ही विल रिसीव द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड ही विल सप्लाई गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर यहां पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्या कर रहा है, एजेंट को सप्लाई कर रहा है गुड्स। क्यों कर रहा है एजेंट को सप्लाई गुड्स, ताकि वो एजेंट क्या कर सके, आगे फर्दर किसी और को सप्लाई कर सके, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा क्या है कि एजेंट ने क्या करा था, प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो गुड्स को क्या करा था, सप्लाई लिया था, और अब क्या करेगा एजेंट, उस सप्लाई को वापस किसको दे देगा, प्रिंसिपल को दे देगा। तो यहाँ पे एजेंट कोई खरीदा बेच थोड़ा ना रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो क्या कर रहा है, रिसीव और सप्लाई करने का काम कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। तो ऐसे सप्लाई को भी अंडर पैरा 3 क्या बोला गया कि विदाउट कंसिडरेशन ही होगा ये, तो है ना, क्योंकि ये तो टर्म्स ऑफ वो जो उसका एजेंसी उसके अंदर आ जाएगा, तो ये तो विदाउट कंसिडरेशन होगा, ठीक है। तो फिर भी यहां पे बोला गया कि सप्लाई कर रहा है गुड्स प्रिंसिपल अपने एजेंट को, भले एजेंट उसको क्या कर रहा है, फर्दर सप्लाई कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, और क्या कर रहा है एजेंट, क्या कर रहा है साथ साथ रिसीव कर रहा है गुड्स, और फिर क्या कर रहा है उसको फर्दर सप्लाई कर रहा है किसको, अपने प्रिंसिपल को, क्योंकि उसने उसके बिहाफ में रिसीव किया था। तो स्टिल ऐसा अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, जहां पे एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव और सप्लाई कर रहा है, तो भी इसको भी क्या मानेंगे हम, सप्लाई मानेंगे अंडर पैरा 3। एग्जाम्पल से समझना क्यों इसको, मतलब इसके साथ नाइंसाफी हुई है बच्चों, पता है नाइंसाफी हुई है, क्यों नाइंसाफी है समझना एग्जाम्पल से। देखिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, जहां पे ए प्रिंसिपल और बी जो है वो एजेंट है। तो ए जो है बच्चों वो कहाँ है, ए लोकेटेड है राजस्थान में, ए कौन है प्रिंसिपल, बी जो है वो एजेंट है, ठीक है। ए जो है वो लोकेटेड है राजस्थान में, बी जो है वो लोकेटेड है गुजरात में, ठीक है। बी कौन है, एजेंट। तो महाराष्ट्र से कुछ गुड्स आ रहे थे, किसके, ए के, ए कौन, प्रिंसिपल। तो महाराष्ट्र से कुछ गुड्स आ रहा था किसका, ए का, और वो जो गुड्स थे उसका डिलीवरी हो रहा था कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। गुजरात से फिर उन गुड्स को कहाँ पे आया था, राजस्थान में आया था। तो ए ने अपने प्रिंसिपल को बोला, ए ने अपने एजेंट को बोला, एजेंट कौन था, बी, कि भाई मेरे कुछ गुड्स हैं जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उसको क्या कर तू मेरे बिहाफ पे रिसीव कर ले और उसको वापस वहां से पार्सल लगा दे ताकि वो मेरे पास यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। तो बताओ मुझे, क्या ऐसी केस को यहाँ पे जो बी बेचारा जो काम कर रहा है, क्या वो खुद खरीद रहा है, बेच रहा है क्या, नहीं। या इस चीज को तुम सप्लाई मानोगे क्या, हाँ, इसको तुम सप्लाई मानोगे क्या, बी जो काम कर रहा है, बी क्या कर रहा है, बी तो बेचारा उसके बिहाफ पे उसका पार्सल लेने गया ए का, और उस पार्सल को वापस क्या कर दिया, उसने कुरियर करवा दिया। तो बताओ यहाँ पे बी ने जो ये काम करा है सप्लाई करने का गुड्स का, इसको तुम सप्लाई मानते हो क्या, इसको तुम टैक्स लगाते क्या, नॉर्मल केस में नहीं लगाते, बट जीएसटी में बोला। और पता है बी को तो इस काम का कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है, कमाल की बात तो ये, बी को इस काम को करने का कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है, वो तो उसका एजेंट है इसलिए उसको क्या काम करना पड़ रहा है, ठीक है। बी को उस काम का कोई पैसा भी नहीं मिल रहा, कंसिडरेशन भी नहीं इसका। तो बताओ इसको तुम सप्लाई मानते क्या, टैक्स लगाते क्या, नहीं मानते, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। बट यहाँ पे जीएसटी बोलता है शेड्यूल 1 पैरा 3 के यार प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, चाहे प्रिंसिपल की से एजेंट की तरफ या एजेंट से प्रिंसिपल की तरफ, विदाउट कंसिडरेशन, जहां पे एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को रिसीव करता है, गुड्स को सप्लाई करता है, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। तो अंडर शेड्यूल 1 पैरा 3 ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे, जो ये
गुड्स का सप्लाई हो रहा है फ्रॉम बी टू ए, यानी फ्रॉम एजेंट टू प्रिंसिपल, ठीक है, इसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। अकॉर्डिंगली जीएसटी विल बी लेविड। ऑल दो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इसलिए इसको सप्लाई माना जाएगा। आई बस बच्चों समझ में आई बच्चों ये बात तुमको? ठीक है, तो बेसिकली वो सिर्फ क्या कर रहा है, उसके बिहाफ पे रिसीव करके वापस दे रहा है। वो तो उसमें अपना कमीशन भी नहीं लगा रहा, ऐसा भी नहीं कि पहले इससे खरीदा है फिर उसको बेच रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। सेलिंग एजेंट नहीं है, एक तो होता है सेलिंग एजेंट समझते हो ना, एजेंसी से ले लेते हैं लोग और फिर सेल करते हैं, है ना, कि मैंने आपकी एजेंसी ली है तो आपका गुड्स आप मुझे दे दो, फिर मैं इसको क्या करूंगा, दाम बढ़ा के फर्दर मार्केट में बेचूंगा, ये होती है सेलिंग एजेंसी। ये वाला एजेंट नहीं है, ये एजेंट कौन सा है, ये केवल क्या करता है, बिहाफ पे गुड्स लेता है और फिर फर्दर सप्लाई कर देता है बिना वैल्यू एडिशन के। तो स्टिल इसको भी क्या कर लिया यहाँ पे, जीएसटी में ले लिया, बोले हम तो इसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल का डेफिनेशन आप लोग को पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूं, एक बार सुन लीजिए। प्रिंसिपल मतलब बच्चों वो बंदा, मींस अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स। प्रिंसिपल वो बंदा है जिसके बिहाफ पे एक एजेंट क्या करता है, बिजनेस चलाता है, किसका, गुड्स को सप्लाई करने का, गुड्स को रिसीव करने का। ठीक है, प्रिंसिपल एक बंदा है जिसका एक एजेंट होता है, बात खत्म। एजेंट कौन है? एजेंट मींस अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, अ ब्रोकर, अ कमीशन एजेंट, अर्हतिया, डेल क्रेडर एजेंट, एन ऑक्शनियर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड who carries on the business of supply of goods or receipt of goods or services or both on behalf of another। मतलब एजेंट कौन, एजेंट के डेफिनेशन में यहाँ पे किस चीज को लिया गया, तो यहाँ पे एजेंट के अंदर बच्चों किस चीज को लिया गया, फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, डेल क्रेडर एजेंसी। डेल क्रेडर एजेंसी पता है ना तुम लोग को, जहाँ पे केवल बिहाफ पे काम नहीं करता बल्कि जो क्या कहते हैं, गारंटी होती है, गारंटर की तरह भी काम करता है एजेंट। ठीक है, तो ये सबको भी यहाँ पे एजेंट की डेफिनेशन में लिया गया है। तो एजेंट जो अपने यानी एक प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या कर रहा है, बिजनेस चला रहा है। ठीक है, बिजनेस रन कर रहा है किसका, ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो यहाँ पे ये था हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट का मूवमेंट हो रहा है गुड्स का। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, तो भी इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं पैरा 4 की बच्चों। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे केवल हमने सप्लाई ऑफ गुड्स का बात करा है, मैंने सप्लाई ऑफ सर्विस का बात नहीं करा है। ठीक है ना। नाउ फोर्थ, पैरा 4 बोलता है बच्चों इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, टैक्सेबल पर्सन का हमने डेफिनेशन देखा था पहले। अब वो पर्सन जो जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है या जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराने के लायबल है अंडर सेक्शन 22 और 24, याद हो तो हमने देखा था। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया या और from any of his business establishments या any of his other establishments outside India। outside India in the course or furtherance of the business। तो बच्चों देखो, अब ये आता है इंटरेस्टिंग सा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अब आप कहोगे सर इंपोर्ट सर्विसेज को तो पहले हमने सप्लाई माना तो था सेक्शन 7(1) कहां पे, बी में, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, फिर चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो या ना हो, उसको हमने ऑलरेडी सप्लाई माना तो था सर, फिर यहाँ पे क्यों ले रहे हो। अरे ढंग से पढ़ो, यहाँ पे बोला है बच्चों शेड्यूल 1 में पैरा 4 में, जो कि आपका कौन सा है, सेक्शन 7(1)(c), इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन, बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, कौन सा, वो भी कौन सा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो उसने किससे रिसीव किया है, या तो फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया या फ्रॉम
हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया। अरे मैं, ठीक है, मैंने अगर कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं, किससे? अरे मेरे ही एक रिलेटेड पर्सन से, वो भी विदाउट कंसिडरेशन। याद करो 7-1 जो हमारा बी था, जहां पे इंपोर्टेशन सर्विस दिया था, वहां पे इंपोर्टेशन सर्विस कौन सा था? विद कंसिडरेशन था। यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कौन सा है? विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, और ये जो इंपोर्ट हो रही है सर्विसेज, ये भी किससे हो रही है? केवल और केवल वही सर्विसेज को लेना इसमें सप्लाई जो आपने किससे लिए? फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन। कहां से? फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, या फ्रॉम योर अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे क्या कवर हो रहा है? बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज को, वो भी विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो। अच्छा, वो सर्विसेज किससे लिए हैं? मैंने अपने ही रिलेटेड पर्सन से लिए हैं। मैंने मेरे ही पापा से, मेरे क्या कर रहा हूँ, मेरे फादर हैं, उनसे मैं क्या कर रहा हूँ? सर्विसेज ले रहा हूँ। ठीक है, सर्विसेज मतलब कैसे? मैंने उनसे एक कंसल्टेंसी सर्विस ले ली कि उनसे मैं, मतलब ही इज़ अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे पापा इसका ट्रेडिंग, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने कंसल्टेंसी सर्विस ले ली। मेरे फादर हैं वो, आखिर यार फादर हैं, उनको कैसा पैसा देना? बट वो बाहर रहते हैं। तो जीएसटी में क्या क्या बोला? बोले पापा रिलेटेड पर्सन ना, इंपोर्टेशन सर्विस क्या ना, कोई बात नहीं, पैसा नहीं दिया तो हम तो इसको सप्लाई मानेंगे, अकॉर्डिंगली जीएसटी विल बी लेविड। ठीक है, तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज कौन? पर ध्यान रखना, ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज सप्लाई तभी मानोगे जब मैं जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो कौन है? टैक्सेबल पर्सन है, यानी कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में। अगर मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ, आई एम अ नॉन टैक्सेबल पर्सन, तो फिर वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, मतलब फिर वो यहाँ पे सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है, कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है बच्चों? फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख कर रहा है, या फिर फ्रॉम हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट, यानी मेरा ही कोई एक और बिजनेस है जो बाहर किसी विदेश में है, उस बिजनेस से मैं कोई सर्विसेज ले रहा हूं, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 पैरा 4। क्लियर है बच्चों बात? बोलो क्लियर है बात? जी। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या? चार चीजें हैं, ये चार ही तो चीजें हैं, ये चार चीजें हैं बच्चों, ये चार पैरा हैं, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 4, जो किसमें आते हैं? शेड्यूल में। शेड्यूल में मतलब इन चार चीजों को आपको क्या करना है? सप्लाई लेना है। ठीक है, क्या करना है? सप्लाई लेना है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। फिर वो जहां पे इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, वहां बोला है कि यहाँ पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो ही, अदरवाइज नहीं लेना। ठीक है, और जहां स्पेसिफाई नहीं किया तो वहां तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ये फोर्थ वाला पॉइंट है, यहाँ बोला है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर यहाँ पे मैंने इंपोर्टेशन ऑफ सप्लाई किया है और मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, बट मैंने इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सर्विसेज इंपोर्ट नहीं करी हैं, तो बेटा फिर वो सप्लाई में नहीं आएगा। ध्यान रखना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मेरे पापा वाला, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो मैंने जो उनसे जो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस ली वो मेरे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ली थी। ठीक है, और मैं टैक्सेबल पर्सन भी था, इसलिए मेरा ऐसी इंपोर्टेशन को जो मैंने विदाउट कंसिडरेशन किया था, इसको भी क्या माना? सप्लाई माना। बट मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट करने का कोई बिजनेस नहीं है, मैं तो एक टीचर हूं, और मैंने ऐसे सोचा कि यार क्या करें, किसी शेयर में पैसा ला के देखते हैं, तो मैंने मेरे फादर से क्या करा? कंसल्टेंसी सर्विसेज लिया। तो वहां पे मैंने जो सर्विसेज ले रहा हूँ, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जो कर रहा हूँ, भले ही मैं टैक्सेबल पर्सन क्यों ना हूँ, ठीक है, बट वहां पे जो सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूँ वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो बेटा वो यहाँ पे फॉल नहीं करेगी। आपको ध्यान रखना है कि इन सप्लाईज को सप्लाई बनने के लिए अंडर शेड्यूल 1 हर एक कंडीशन जो लिखी हुई है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर मान लो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो सप्लाई नहीं होगा। इसीलिए मैं हर एक वर्ड को इतना जोर देके और हर एक वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं तो ये 4 पॉइंट तो क्या था, एक बार पढ़ दो तो ही खत्म था, 4 पॉइंट पढ़ के बता दिए बस, ये शेड्यूल 1 में आते हैं बच्चों, इसको सप्लाई मान लेना, बस बात खत्म, घर भेज दिया। इनको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने का रीजन बस यही है ताकि तुमको हर पॉइंट का क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पे मैटर करेगा, जिससे हमको पता रहेगा कि हाँ ये सप्लाई है या नहीं है। समझ रहे हो? इन जो 4 लाइन पढ़ने में, 4 पॉइंट पढ़ने में कुछ समय नहीं लगता है। आई बात समझ में? तो वापस देख लो बच्चों, कौन कौन सी 4 चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे सप्लाई में हम काउंट कर रहे हैं। पहला चीज तो उसने बोला परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल कर रहे हो किसका? बिजनेस एसेट्स है जिस पर आपने आईटीसी लिया है, जिस पर आपने क्या करा है? आईटीसी लिया है, तो उसको आप सप्लाई मानोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है क्या? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? नहीं लिखा, तो अगर नहीं भी है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है, तो भी उसको यहाँ पे सप्लाई लेंगे। नाउ पॉइंट बी, ध्यान रखना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, कहाँ पे? बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन ओनली सप्लाई मानोगे।
मान लो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, बट वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो बेटा वो सप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ थर्ड वन, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, तो विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। एंड फोर्थ वन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन, बाय टैक्सेबल पर्सन, ध्यान रखना बच्चों, जो बी में था वहाँ वहाँ विद कंसिडरेशन था, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन, बट यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे इंपोर्टेशन सर्विस कर कौन रहा है, टैक्सेबल पर्सन, और वो भी कब, जब वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, ठीक है। और क्या किसी बीच में हो रहा है, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन या फ्रॉम अदर एस्टेब्लिशमेंट, तो उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी कुछ एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 में आ रही थी, जिनको हम क्या ले रहे थे, सप्लाई मान रहे थे, ऑल्दो इवन इफ दे आर मेड विदाउट कंसीडरेशन। क्लियर हुई बच्चों बात। यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन के लिए तो सर 7(1)(b) में जो इंपोर्टेशन और सर्विस हुआ था विद कंसीडरेशन, फिर चाहे वो वेदर फॉर बिजनेस और हो या ना हो, तो वहाँ पे सर टैक्सेबल पर्सन मतलब वहाँ पे नॉन टैक्सेबल पर्सन भी हुआ, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना ये बात। अगर 7(1)(b) में जो इंपोर्टेशन और सर्विस दिया है, ठीक है, वो मैं कंसीडरेशन पे कर रहा हूँ उसके लिए, और मैं जो हूँ मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ, तो भी वहाँ पे उस इंपोर्टेशन और सर्विस को क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, और उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 7(1)(b) में जो इंपोर्टेशन सर्विसेज था वो सभी पर्सन के लिए था, चाहे वो टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल। और यहाँ पे जो पैरा 4 में दे रखा है शेड्यूल 1 के, यानी सेक्शन 7(1)(c) में जो दे रखा है, यहाँ पे जो इंपोर्टेशन सर्विस हो रहा है ये केवल किसके लिए बच्चों, टैक्सेबल पर्सन के लिए, वहाँ पे सभी पर्सन के लिए। ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच का, ठीक है, आई बात समझ में। तो बच्चों ये था हमारा शेड्यूल 1। ये शेड्यूल 1 था। अभी शेड्यूल 2 अभी स्टार्ट करूंगा तो टाइम लग जाएगा। आज हम जो है इसको शेड्यूल 1 तक ही रखते हैं। काफ़ी समय निकल गया, काफ़ी लंबा डिस्कशन चल गया इसका भी। अभी क्या करें, बड़े सारे पॉइंट्स एज इट इज समझाना बहुत ज़रूरी है। एक मुझे तो नहीं तो टाइम नहीं लगे, मेरे को रीड कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट हर एक पॉइंट का तुमको क्लैरिटी देना ज़रूरी है इसका, ठीक है। तो हम शेड्यूल 2 को करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी लूँगा तो भी लंबा खिंच जाएगा दादा, आप इसको करो आज, नेक्स्ट लेक्चर में हम शेड्यूल 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं शेड्यूल 2 कितनी देर में खत्म होता है, जल्दी खत्म होता है, शेड्यूल 3 भी ले लेंगे, और टाइम लगा तो आराम से लेंगे। अच्छा याद करो चार्ट बनाया था ना, सप्लाई का चार्ट बनाया था आपने, सप्लाई इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स, इंक्लूड्स में विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, तो विदाउट कंसिडरेशन आपने लिखा था शेड्यूल 1 लिखा था, बस वहाँ शेड्यूल 1 के नीचे अगर मैंने कहा था स्पेस छोड़ना, वहाँ स्पेस छोड़ी थी ना, तो वहाँ पे 4 पॉइंट लिख लो। ये ब्लैक जो लिखा ना कि भाई परमानेंट ट्रांसफर, दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन, तीसरा सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड चौथा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। ये 4 पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा चार्ट पूरा बनता जाएगा, ताकि तुमको शॉर्ट रिवीजन जब करना होगा ना तो उसमें तुम्हारे काम आएगा। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले तो एक काम करो, आज कॉपी तो क्या नहीं, ये रहा ड्राफ्ट, लेक्चर पॉज करो, कॉपी करो, किया कॉपी, अब ये करो, किया कॉपी, अब ये करो, किया, अब ये कर लो। चलो हो गया सारा कॉपी। अब कुछ नहीं करने का, एक पॉइंट छोटा छोटा अपने हिसाब से बना के, ये 4 जो पॉइंट्स है तुम्हारे, 4 पैरा, ये 4 पैरा जाके उस चार्ट में ऐड कर दो, ताकि जब भी वो चार्ट देखोगे तो तुम्हारा सप्लाई का जितना भी टॉपिक रहेगा ना, शेड्यूल वगैरह सब एक बार में पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, तुमको पन्ने पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, ठीक है, थैंक यू।